लड़की जहाज पर गंभीरता से लिख रही थी। उसे नहीं पता था कि गुलाबी डॉल्फिन का समूह धीरे धीरे उसके पास आ रहा था। जल्दी से लड़की के विचारों को बाधित कर दिया। इस अनोखी गुलाबी डॉल्फिन ने जल्दी से उनका ध्यान आकर्षित किया। इस बिंदु पर कप्तान ने उन्हें बताया, इस अमेजन नदी में जितनी सुंदर चीजें हैं वे उतनी ही घातक हैं। उनका एक अनूठा नाम है जिसे कहते हैं। वे अपने शिकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपनी चमकीली उपस्थिति का उपयोग करते हैं, फिर आपको सम्मोहित करने के लिए अपनी आकर्षक आंखों का उपयोग करते हैं। इस अज्ञात अमेजन जंगल में हर जगह खतरा छिपा है। कहते हैं यहाँ एक जादुई बैंगनी पेड़ है, इसमें चांद के आंसू नामक फूल खिलते हैं। एक पंखुड़ी सभी बीमारियों या अभिशापों को ठीक कर सकती है। कई सदियों से हर साल खोजकर्ता इसके ठिकाने की तलाश करते हैं। आज भी वैज्ञानिक चांद के आंसू की खोज कर रहे हैं, क्योंकि इससे शहर के सभी वायरस संक्रमण ठीक हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने एक बैठक बुलाई, सभी संबंधित जानकारी वाले लोगों को एक साथ इकट्ठा किया। पता चला कि एक चाबी में चांद के आंसू की जानकारी छिपी है, लेकिन वे इस कलाकृति को एक लड़की को नहीं सौंपना चाहते थे। इसलिए जब सब चर्चा कर रहे थे, शियाओ मेई चुपचाप संग्रहालय में आई, फिर काम के कपड़े पहन ली। जब सब ध्यान नहीं दे रहे थे, वह अभियान बॉक्स के पास पहुंची, फिर चाकू उठाया, कर्मचारियों की लय का अनुसरण करते हुए बॉक्स खोला। चाबी पाने के बाद उसने क्यांग भाई को ढूंढा, क्योंकि क्यांग भाई इस जंगल के प्रसिद्ध कप्तान थे। शियाओ मेई ने नक्शा उन्हें दिया। शिक्षक ने शियाओ मेई की गर्दन पर चाबी देखी। क्यांग भाई तुरंत उत्सुक हो गए, लेकिन जब पता चला कि शियाओ मेई कीमत नहीं चुका सकती, वह हिचकिचाया। फिर जल्द ही एक नया कप्तान आया। जब शियाओ मेई नए कप्तान की तलाश कर रही थी, अचानक घर कांप उठा। एक फूंसियों से भरा बाघ सबके सामने प्रकट हुआ। पास के कप्तान डर से मां को पुकारने लगे, लेकिन जल्द ही भीड़ में सबसे सुंदर लड़के ने उसका ध्यान खींचा। क्यांग भाई ने बाघ का ध्यान भटकाने के लिए एक गाना गाया। बाघ क्यांग भाई पर झपटा, फिर दोनों में लड़ाई छिड़ गई। क्यांग भाई ने बाघ को पकड़कर उसके कान पर मारा। फिर तीव्र संघर्ष के बाद क्यांग भाई ने स्टेक खिड़की से बाहर फेंक दिया। इस तरह बाघ को भगा दिया। सभी ने क्यांग भाई को बाघ से जोरदार लड़ाई करते देखा। जियाओमी ने भाई कियांग को कप्तान चुना, लेकिन जैसे ही वे निकले, एक विशाल नाव नदी से बाहर। ऐसा लगा कि वे इस बार अकेले चंद्रमा के आंसू की खोज में नहीं थे। जल्द ही उन्हें पीछे की नावों द्वारा ट्रैक किया गया और उन पर टॉर्पीडो दागे गए। भाई कियांग ने शराब दहन कक्ष में फेंकी और इंजन को पूरी ताकत पर चलाया। इस तरह वे दुश्मन से बच गए और फिर चंद्रमा के आंसू के ठिकाने का पता लगाने के लिए एक साथ निकले। उस महिला को करीब से देखा। उसने कहा वह भूखी है। उसने आदमी से गुर्दे मांगे तो आदमी ने बंदूक उठाई, फिर आकाश में गोली चलाई और एक छोटा जेरी आसमान से गिरा। देखकर उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी। छोटे जेरी को उठाया, उसे नदी में फेंक दिया और फिर जाल उठाया, जाल में जोर से खींचा। बस इतना ही। कई किलो पिरान्हा थे। सभी ने जल्दी से पेट भर लिया। जब दोनों बातें कर हंस रहे थे, एक बाघ उनकी नाव पर आ गया। फिर जियाओ शुआई का पीछा किया। जल्द ही उसे पकड़ लिया। दरअसल बाघ कप्तान कियांग का पालतू था। अमेजन नदी को पार करने के कुछ दिनों बाद वे तेज धारा वाली एक नदी के मुहाने पर पहुंचे। नाव अशांत पानी में उछल रही थी। सौभाग्य से भाई कियांग अनुभवी थे और अपने बॉस का मजाक उड़ाना नहीं भूले। जब वह मुड़ा तो उसने देखा कि उनके सामने एक विशाल झरना था। सौभाग्य से भाई कियांग ने टर्बोचार्ज्ड इंजन का इस्तेमाल किया, साथ ही 20 साल का नाविक अनुभव भी था। जल्द ही उन्होंने दिशा बदल दी और जियाओमी कप्तान के केबिन में आई। उसने पाया कि भाई कियांग के पास बहुत सारे नक्शे थे। पता चला वह हमेशा से यहाँ कप्तान थे, क्योंकि वह भी चंद्रमा के आंसू की खोज कर रहे थे। जियाओमी की चाबी देखने के बाद भाई कियांग में चंद्रमा के आंसू को फिर से खोजने का विश्वास जगा। जब वे योजना बना रहे थे, जियाओ शुआई को जहरीला तीर लगा। फिर जियाओमी और भाई कियांग को भी वे जंगल के आदिवासी निकले। उन्होंने तीनों को अपने गांव ले गए। आश्चर्य की बात थी कि भाई कियांग स्थानीय भाषा जानते थे। फिर जियाओमी ने गांव की चुड़ैल से चंद्रमा के आंसुओं के बारे में पूछा। 2 दिन बाद चांद पश्चिम से गिरेगा, सांप का दिल काटेगा, फिर विषैले दांत वाली पूंछ से आंसू बहेंगे। जियाओमी ने तुरंत नक्शे पर समय का स्थान ढूंढा और जल्द ही उसे मिल गया, लेकिन यहाँ से जाने में भी कम से कम 2-3 दिन लगेंगे। जियाओमी ने कहा कि वह डोंगी बनकर जल्दी पहुंचना चाहती है। केकियांग भाई ने कहा जंगल खतरनाक है, अकेले जाना बहुत जोखिम भरा है। पर जियाओमी ने अपने पापों को साफ किया और अकेले समय की भूमि जाने का फैसला किया। लेकिन उसके निकलने से पहले ही जंगल के राक्षस उसकी छाती की चाबी से आकर्षित हो गए। यह हजारों साल पुराना खोजी पहले से ही जहरीले सांपों के कब्जे में था और प्राचीन पेड़ों द्वारा निगले गए कंकाल, दलदली कीचड़ में फंसे प्राचीन सैनिक, हवा के विरुद्ध ज्वार बनाने वाले समुद्री डाकू कप्तान को जल्द ही ले जाया जाना था। तभी केकियांग भाई चाबी लेने आगे बढ़े। अनजाने में सांप राक्षस द्वारा नीचे फेंक दिए। फिर जियाओमी ने चाबी ली और जंगल से भाग गई। अगली सुबह उसने एक भयानक दृश्य देखा। एक महिला जंगल में भाग रही थी। अचानक नदी किनारे एक व्यक्ति मिला। वह दौड़कर पहुंची और पाया कि वह उसका कप्तान था। उसे उठाने पर पता चला केकियांग भाई तलवार से छिदे हैं। जियाओमी डर से कई मीटर पीछे हट गई। तब कप्तान ने जियाओमी को बताया कि वह 400 साल से अधिक पुराना है। बहुत पहले एक देश की राजकुमारी को बीमारी थी। केवल पौराणिक चंद्रमा के आंसू ही उसे ठीक कर सकते थे। राजा अपने रक्षकों के साथ अमेजन वर्षावन गया, लेकिन उन्होंने जंगल के खतरों को नजरअंदाज किया। आगे बढ़ते हुए सैनिक एक एक करके गिरते गए। अंत में केवल राजा ही बचा। जब वह गिरा तो स्थानीय आदिवासियों ने उसे बचाया। चंद्रमा के आंसुओं से उन्हें बचाया। पर पुनर्जीवित राजा ने कृतज्ञता नहीं दिखाई, बल्कि आंसू वापस मांगे और उनसे युद्ध छेड़ दिया। जल्द ही सभी जनजाति के लोग मारे गए। केकियांग ने रोकने की कोशिश में गलती से अपना शरीर छेद लिया। जब मुखिया गिरा, उसने शाप दिया कि पवित्र पेड़ उन्हें पकड़ ले, वे कभी इस जंगल से न निकल सके। इस तरह सैकड़ों साल बीत गए। राजा और सैनिक जंगल से भ्रष्ट होकर अमर राक्षस बन गए। केकियांग भाई भी शापित हुए, हमेशा अमेजन नदी पर भटकते रहे। इस उबाऊ जीवन से छुटकारा पाने के लिए वह इस अमेजन नदी पर था। जू नदी पर एक छोटा सा शहर बना और एक आवारा बाघ पला गया था।
हर दिन चाबी की तलाश में रहता, पवित्र पेड़ खोजकर प्रकृति में आराम करना चाहता, क्योंकि इतने लंबे समय से जीवित रहकर इस दुनिया। जब तक शाओमेई आई तब तक शाओशुआई भी जंगल से बाहर आ गया। अचानक शाओशुआई जंगली महिला के साथ नदी पर आया और एक विशाल नाव ने उन्हें पकड़ लिया। दरअसल हुजी भाई ने पहले ही चंद्रमा के आंसू को पकड़ लिया। क्यांग भाई और शाओमेई झरने के नीचे पहुंचे। क्यांग भाई पहले नदी में गोता लगाए, देखा कि वह मोटा नहीं है तो शाओमेई को पानी में ले गया। दोनों जल्दी पानी के नीचे पहुंचे, पर शाओमेई ने गलती से यंत्र छू लिया। क्यांग भाई बाहर रह गए। शाओमेई को ऑक्सीजन देने के लिए क्यांग भाई को झील पार करनी पड़ी। जल्द ही मांसाहारी मछलियां आ गईं। क्यांग भाई के समर्थन बिना शाओमेई जल्द ही बेहोश हो गई। सौभाग्य से अंतिम क्षण में शाओमेई ने यंत्र खोल। क्यांग भाई ने जल्दी से उसे नाव पर उठाया और उसे जगाने की तैयारी। अचानक उसने खुद को जोर से थप्पड़ मारा। पानी से बाहर इमारत देखकर दोनों खुश हो गए। लेकिन क्यांग भाई जीवन से निराश थे। 400 साल से अकेले थे, जीवन का अर्थ खो चुके थे। तभी नदी पर फिर एक नाव दिखी। हुजी भाई शाओशुआई को लेकर आ गए थे। जल्द ही हुजी भाई ने उन्हें काबू किया। शाओमेई की चाबी ले ली, फिर गुफा में पवित्र पेड़ जगाने गए। पर हुजी भाई को नहीं पता था कैसे जगाना है। क्यांग भाई को आगे बढ़ाया। खोज के बाद आखिर चाबी का छेद मिला। इस तरह उन्होंने चाबी खोली, छेद में डाली। जल्द ही पवित्र पेड़ जाग गया। शाखाएं चमकने लगीं और फूल खिलने लगे। हुजी भाई ने पेड़ की पंखुड़ियां देखी, दिल में दुनिया पर नियंत्रण। जब हुजी भाई पंखुड़ियों में खोए थे तभी शाओमेई और दूसरों ने कार्रवाई शुरू की। शाओमेई ने पहले क्यांग भाई को हराने का नाटक किया, फिर क्यांग भाई चुपके से उनके पीछे आ गए। चांदनी गायब होने से पहले शाओमेई पेड़ की शाखा पर आई और पंखुड़ियों के गायब होने के क्षण में जल्द ही चांदनी की रोशनी नहीं रही। पवित्र वृक्ष कमजोर हो गया और शाओमेई नीचे गिर गई। सौभाग्य से क्यांग भाई को पंखुड़ियां मिल गईं और राजा अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंच गए। शाओमेई को पंखुड़ियां सफलतापूर्वक प्राप्त करने देने के लिए क्यांग भाई ने उन्हें कपड़े में लपेटा, शाओशुआई को नाव से उतारा और अपने पालतू बाघ को भी भगा दिया। फिर नकली साथी के साथ पीछा करना शुरू किया। इस तरह क्यांग भाई और साथियों ने लड़ाई शुरू की और जब दाढ़ी वाला भाई उनके सामने आया, वह अनजाने में एक बड़े पत्थर से कपड़े में दब गया और क्यांग भाई को उनके साथियों ने पकड़ लिया। क्यांग भाई ने नाव से गुफा का मुंह बंद किया। जल्द ही एक धमाका हुआ, पूरा खंडहर नदी के साथ बह गया और वे फिर से प्राचीन पेड़ द्वारा जगाए गए। फिर उन्हें वापस पेड़ में खींच लिया गया। क्यांग भाई को पत्थर बना देखकर शाओमेई ने आखिरकार उन्हें पंखुड़ियां दे दी। जल्द ही क्यांग भाई के शरीर से बेलें गिरने लगीं और इस तरह वे शाओमेई को अपने शहर ले गए और बिना किसी परेशानी के जीवन जीने